चलो। अच्छा, अब मेरे को थोड़ा सा कुछ रेस्पॉन्ड कर दो मैसेजेस पे। मैं क्लियरली आपको दिखाई दे रहा हूँ? आज मेरा सेटअप थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। कल काफी बच्चे बोल रहे थे कि क्लियरली उनको डायरेक्ट नहीं दिख पा रहा था। तो मुझे लगता है आप लोग स्टैच्यूट भी क्लियरली देख पा रहे हैं और मुझे भी क्लियरली देख पा रहे हैं। दोनों चीजें दिख रही हैं? ऑल गुड? परफेक्ट एकदम। स्टैच्यूट भी साफ साफ दिख रहा है, मैं भी साफ साफ दिख रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। हाँ, आज मैंने इसमें 1 घंटा सर मारा। तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी कि कैसे बेटर सेटअप हम लोग कर सकते हैं। तो फाइनली काफी मेहनत के बाद ये एक ऐसा बढ़िया सेटअप मैं कर पाया हूँ। अब मुझे लगता है कि अब कोई दिक्कत नहीं है। चल, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने कल का जो हमारा सेशन था वहां पर एक नई शुरुआत की थी। और ज्यादातर जो हमारा टाइम था कल के सेशन में वो तो बातचीत में निकल गया था। काफी बातें करनी थी हमको पहले सेशन के मद्देनजर रखते हुए। तो वो सारी पूरी होने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1। और सेक्शन नंबर 1 हम लोगों ने टुकड़ों में बांट के पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी थी। टाइटल क्या है हमारे कानून का, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब कहाँ अप्लाई होता है कहाँ नहीं अप्लाई होता है। और तीसरा उसका कमेंट्स। ये तीनों पॉइंट्स मुझे लगता है कि हर एक बच्चे जिसने भी कल हमारा सेशन अटेंड किया था वो क्लियर। अभी ऑल क्लियर सोफा इन सब की चीजों के बारे में कोई भी डाउट या परेशानी नहीं है आप सभी लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाइट है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको लग रहा होगा कि सर हम कल नहीं थे, तो आप टेंशन मत लो। आज का जैसे ही सेशन खत्म होगा ना तो मैं आपको 5 मिनट में 7 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा कि सेक्शन 1 के अंदर एक्चुअल में हमें क्या पढ़ना है और कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना। बस एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। एक आध दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आईडी का नाम सही से नहीं रखा हुआ है। तो जैसा मैंने आपको बोला था ना, आप जो लॉग इन कर रहे हो जूम में अपना नाम पूरा रखो। एक बच्चा मेरे को दिख रहा है आर के नाम से, मुझे नहीं पता ये कौन। ठीक है। तो अगर आपको वो है कि आप अपना जो पूरा नाम आपने मेरे को बताया था फुल नेम, उसी नाम से लॉग इन करना। आज मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, कल से नहीं करूंगा। ठीक है। चल, अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहले एजेंडा कवर कर लेते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 हमारा आज का एजेंडा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेट मी टेल यू। ठीक है, शुरू में ही बीएनएसएस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 2। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेफिनेशंस पढ़ेंगे। और सेक्शन 2 अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, कई सारी इसमें डेफिनेशंस। पर अच्छी बात क्या है, हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ेंगे हम लोग सारी, पर हर एक डेफिनेशन के उतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं। हाँ, पर कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जिनको बहुत गहराई से पढ़ना है, बहुत गहराई से समझ। तो मैं दो चीजें आपको बताता चलूंगा। पहली चीज कि कोई भी डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो, 3 लेवल में बांटेंगे। अगर कोई भी डेफिनेशन मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उस डेफिनेशन पे आप 2 टिक लगाओ। जैसा टिक लगाते हैं ना हम लोग, वैसे ही 2 टिक के निशान लगा दो। अगर वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब पूरी तरीके से भेजे के अंदर जाना चाहिए। अगर वो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 1 टिक लगाएं, सिंगल टिक। ठीक है। वो भी जाना चाहिए दिमाग के अंदर। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट। और तीसरी कैटेगरी जहां पे हम कोई टिक नहीं लगा रहे, कोई निशान नहीं लगा रहे, वो एवरेज कैटेगरी के, मतलब वो हमसे पूछे जा भी सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते हैं। उनमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है। उनको पढ़ लेना है, समझ लेना है, जितना समझ में आ जाए उतना बढ़िया है, बट उनको लेके पागल नहीं होना। ठीक है। बट जो वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का या इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, मेन फोकस उन पे रखना। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी। जब कानून बड़ा होता है, जब कोई भी स्टैट्यूट बड़ा होता है, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है कि हम सारे सेक्शंस को बराबर इंपॉर्टेंस दे। हमको पिक एंड चूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम में से कोई भी भगवान या सुपर ह्यूमन तो है नहीं, सबकी मेमोरी लिमिटेड। ठीक है। तो हम लोगों को छटाई करनी पड़ती है, और वो छटाई में ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि कोई भी प्रावधान की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा, और जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना ज्यादा समय, जितनी कम इंपॉर्टेंस उतना कम समय। ये प्रैक्टिकलिटी की अप्रोच है जिसको लेकर हम लोग चलें। क्या सभी लोग क्लियर हैं इसको लेकर? अभी ऑल क्लियर सो फार? एक बार चैट बॉक्स में भाई टाइप कर दो। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है कैसे हम लोग टिक लगाएंगे, कैसे हम लोग रिलेटिव इंपॉर्टेंस को समझते हुए चलें? ठीक है। चल, अब बिना टाइम वेस्ट करें, इधर उधर की बात करें, आपको डेफिनेशन पढ़ाते हैं। देखो, डेफिनेशन हमारे सेक्शन नंबर 2 के अंदर दी हुई है। ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? हम लोग सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे हैं।
फिर उसका टाइटल क्या है, डेफिनेशंस, इसमें तो कुछ पढ़ने वाली बात ही नहीं है, उसमें लिखा हुआ है डेफिनेशंस। अब ये जो है इसका सबसेक्शन वन, ये ब्रैकेट में वन लिखा होता है, तो मैंने कल क्या सिखाया था आपको, इसे बोलते हैं क्या, सेक्शन वन। अब ये क्या कह रहा है इसको समझ, इन दिस संहिता, इन दिस संहिता, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे इस चीज को नहीं समझ, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, ये पांच शब्द हैं, ये आपको ज्यादातर स्टैट्यूट्स के अंदर लिखे हुए मिल जाएंगे जब भी आप डेफिनेशंस वाला सेक्शन पढ़ो। इसका मतलब क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो संहिता हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आमतौर पर, मतलब 90% या फिर 95% सिचुएशंस में वो जो शब्द हैं जिनकी डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई हैं इस सेक्शन के अंदर, जिन जो उनका मतलब बताया गया है, उनका वही मतलब माना जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब जो हमने डेफिनेशन पढ़ी किसी भी चीज की, उसका मतलब वही है 95% सिचुएशंस। पर ऐसा हो सकता है कभी कभी कि कोई शब्द हो जिसकी डेफिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हो, पर जहां पे उसको इस्तेमाल किया गया है उस जगह पर उसका वो मतलब ना निकल रहा हो जो यहाँ पे बताया गया है। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मानो ये चार्ज शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, ये चार्ज नाम से एक डेफिनेशन है एफ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब चार्ज की इनने एक डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी, मानो एक्स वाई जेड डेफिनेशन प्रोवाइड करा दी। अब जब भी हम अपना बीएनएस पढ़ेंगे, किसी भी सेक्शन के अंदर जब भी कहीं पे भी आपको चार्ज लिखा हुआ दिखाई देगा, तो 90-95% सिचुएशन में आपको उस शब्द का वही मतलब निकालना है जो मतलब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि चार्ज का मतलब क्या होता है। पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बीएनएस के अंदर ही, किसी सेक्शन के अंदर ही चार्ज शब्द लिखा हो, पर क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको इस्तेमाल किया गया है, जिस पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है, उससे उसका वो मतलब निकल के ना आ रहा हो जो मतलब यहाँ पे दिया है। कहने का मतलब है ये जो डेफिनेशन है लगभग 95% सिचुएशन में बिल्कुल सटीक बैठ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो कोई शब्द भले ही यहाँ पे डिफाइन किया गया है पर उसका मतलब कुछ और निकलता है। जैसे मानो बीएनएस के किसी भी सेक्शन के अंदर चार्ज शब्द लिखा हुआ है, पर वहां पे जो चार्ज शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो इस सेंस में नहीं किया गया है जिस सेंस में यहाँ पे डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। मानो समझने के लिए वहां पे चार्ज शब्द इस चीज को डिनोट करने के लिए कर रहे हैं कि फोन चार्ज किया या नहीं, लैपटॉप चार्ज किया या नहीं, शब्द वही है चार्ज, पर वहां पे मतलब कुछ और। क्यों है? कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, बैकग्राउंड कुछ और, इसलिए। तो ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, 5% ऐसा हो जाता है। अब बताओ समझ में आ गई ये वाली बात? जब भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे एक साथ, तो इसका मतलब यही है। क्लियर है सभी लोगों को? यहां तक कोई डाउट नहीं है? ये बात हमको सबको समझ में आ गई। अब देखो, शुरुआत करते हैं पहली डेफिनेशन से और यही क्रोनोलॉजी फॉलो कर लेते हैं जो स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइड की गई है, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि आप ज्यादा किसी किताब वगैरह के चक्कर में मत पढ़ना। आप स्टैट्यूट को, जो हम ये एक्ट पढ़ रहे हैं ना, इसी को अपना मेन सोर्स बनाओ पढ़ने के लिए। अगर एक्ट आपने पक्का कर लिया ना, आपको हो सकता है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कोई किताब वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, आप एक्ट को अच्छे से पकड़ पाए। तो इसी की क्रोनोलॉजी फॉलो करूंगा जिससे कल को फ्यूचर में जब आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चल पहली डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं बेटा। जो सबसे पहली डेफिनेशन है जो ए के अंदर दी गई है, एक और बात बता दूं, अब ये डेफिनेशन की जो क्रोनोलॉजी है ना एक्ट के अंदर, ये अल्फाबेट के वाइज, अल्फाबेटिकल है, ठीक है। जैसे ए से शुरू जो हो रहे हैं शब्द वो सबसे पहले आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले, डी वाले। आप ऐसा मत सोचना कि जो डेफिनेशन पहले दी गई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बाद में दी गई है वो कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई गई। अब जैसे हमारी पहली डेफिनेशन जो ए के अंदर दी गई है, उसका वो किस चीज की डेफिनेशन है, ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक। ये ए पे क्यों आई? क्योंकि ए से शुरू हो रहा है, जो ऑडियो लिखा हुआ है ना वो ए से शुरू हो रहा है, इसलिए वो पहले नंबर पर। उसका उसकी इंपॉर्टेंस से कोई लेना देना। आ गई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? चल, आप समझते हैं कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो एक्सप्रेशन है ये बीएनएसएस में बार बार यूज होगा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से इसका लेना देना है। तो इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। जहां तक इसकी इंपॉर्टेंस की बात है, आप इसमें एक टिक लगाओ, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एक सिंगल टिक लगाओ। ठीक है, समझते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स
शैल इंक्लूड। अब देखो ये वाली चीज और आप लोगों को समझा दूं जिससे आगे भी आपको दिक्कत नहीं है। देखो, डेफिनेशंस दो तरीके की होती हैं। कुछ ऐसी डेफिनेशंस होती हैं जो केवल आपको समझाती हैं कि किसी भी चीज का मतलब क्या है। कि भाई, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन को समझा रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि ये मोबाइल फोन होता क्या है, इससे हम लोग कॉल लगाते हैं, इससे हम लोग व्हाट्सएप करते हैं। एक तो ये हो गए जहां पे हम सिंपली किसी चीज को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। कई बार ऐसी डेफिनेशंस भी मिलेंगी आपको जहां पर किसी चीज को समझाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे कि ये चीज भी यही होती है, ये चीज भी वही होती है। इसको बोलते हैं इंक्लूजनरी डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंक्लूजनरी डेफिनेशन दूं अपने मोबाइल फोन की, तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि मोबाइल फोन होता क्या है, इससे कॉल करते हैं, इससे व्हाट्सएप करते हैं। मैं बोलूंगा वो जो सैमसंग है ना, सैमसंग, वो भी मोबाइल फोन। वो जो एप्पल है ना, एप्पल, वो भी मोबाइल फोन है। वो जो एम आई है ना, एम आई, वो भी मोबाइल फोन है। वो जो वीवो है ना, वीवो, वो भी मोबाइल फोन है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं बता ही रहा हूँ आपको, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इंक्लूड होता है, किस चीज की चीज को हम लोग मोबाइल फोन कहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी डेफिनेशन में इंक्लूड शब्द लिखा हुआ दिख जाए, आप समझ जाना यहाँ पर केवल चीज की व्याख्या नहीं की जा रही, यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें इस शब्द के अंदर आएंगी, इसके मीनिंग के अंदर आएंगी। आगे बात समझ में क्लियर है? और हाईलाइट क्या करना है, वही करना है जो मैं आपको करता हुआ चल रहा हूं। जैसे अभी मैंने इंक्लूड को ब्लू कर रखा है ना, तो आपको उस चीज को हाईलाइट। ठीक है, चलो। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स शैल इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड। अब सुनो, यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी ऐसा सामान, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज जिसको कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने, दो लोगों में या दो चीजों में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे व्हाट्सएप से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के जूम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आता है, कम्युनिकेशन डिवाइस। और कम्युनिकेशन डिवाइस क्यों? कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ, अब सुनो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है, जब हम लोग वीडियो चैट करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे अभी हम लोग जूम पे कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देखिए। देखो, हम बीएनएसएस के अंदर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं पढ़ेंगे जो एविडेंस के रिकॉर्ड होने से रिलेटेड होती है। ठीक है, जब भी कोई क्राइम हुआ या कोई भी ऐसी घटना हुई जहां पे कानून को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वहां पर कुछ आइडेंटिफिकेशन से जुड़े हुए प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये वही चीज है या नहीं। जैसे मानो कोई हथियार बरामद हुआ है, या कोई व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है कि ये वही व्यक्ति है या नहीं, इसी ने कत्ल किया है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो वो जो पूरी प्रक्रिया है उसको अगर रिकॉर्ड किया जा रहा है, मानो कैमरा के माध्यम से या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के किसी डिवाइस के माध्यम से, तो वो भी एक प्रोसेस है जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में गिरेगा। तो क्या क्या, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका इस्तेमाल हो रहा है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर किसी भी आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर कोई भी सर्च का प्रोसेस चल रहा है, सर्च किया जा रहा है किसी भी घर को, किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को। सीजर के लिए, सीजर का मतलब होता है किसी भी चीज को जब्त करना। जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी में आपके पास 10-12 शराब की बोतल रखी हुई, परमिशन केवल एक ही बोतल रखने की है, और वो भी खुली बोतल नहीं हो सकती आपकी गाड़ी में, फॉर एग्जाम्पल। तो आप, पुलिस क्या करेगी, आपकी वो सारी शराबों को जब्त कर लेगी। तो जो शराब को जब्त करने का प्रोसेस है, अगर उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो भी इस डेफिनेशन में ही गिरेगा। ठीक है, चाहे आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हो गया, चाहे सर्च का प्रोसेस हो गया, चाहे सीजर का प्रोसेस हो गया, या फिर कोई भी एविडेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस है, कोई प्रक्रिया है। एविडेंस रिकॉर्ड किया जा रहा है, एविडेंस को अपनी कस्टडी में ले रही है पुलिस। ठीक है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, लेन देन हो रहा है। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी एविडेंस है जो डिजिटल फॉर्म में है, कोई पीडीएफ है फॉर एग्जांपल। अब मैं उसको ईमेल करके भेज रहा हूं अपने सीनियर,
दैट प्रोसेस वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है जहां पे मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं किसी एविडेंस। तो ये भी एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जिसका इस्तेमाल हो रहा है या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर किसी भी आइडेंटिफिकेशन के, सर्च के, या फिर सीजर के, या फिर एविडेंस के रिकॉर्डिंग के लिए, या फिर किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन करने के लिए, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में डाल सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है डिजिटल, जैसे हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, जैसे हम लोग किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है। और इससे जुड़े हुए जो भी और सिमिलर पर्पसेस हो सकते हैं उनको भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। एंड बाई सच अदर मीन्स एज दी स्टेट गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट, एज दी स्टेट गवर्नमेंट में बाई रूल्स प्रोवाइड। अब इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कहां से पिक्चर में आ गई एकदम से, ये समझ देखो। आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी है अभी 2024 में, 25 में, 23 में जब ये कानून बन रहा है, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से जो भी कुछ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में आ सकता था, हमने सब कुछ डाल दिया। पर आगे क्या क्या नए टेक्नोलॉजिकल इजाद होने वाले हैं वो तो हमें मालूम नहीं है। पर कानून तो हमारा उम्मीद है कि 10 20 50 100 साल चल सकता है। सीआरपीसी कितने साल चला है, ठीक है। तो इसलिए मान लो कल को कुछ नया टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ जाए, हमको उसको भी इंक्लूड करना हो इस ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, तो जरूरी नहीं है कि हम इंतजार करें कि एक्ट में अमेंडमेंट लेके आएगी पार्लियामेंट तभी उसको इंक्लूड कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। हमने हर एक राज्य सरकार को ये पावर दी कि अगर उसे ऐसा लगे कि कोई भी और ऐसी चीज है जिसको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में होना चाहिए पर नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो रूल्स बनाकर उन चीजों को भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन में डाल सके। ठीक है। तो इससे हमने क्या किया, अपने इस एक्ट को और ज्यादा खुला बना दिया, एडेप्टेबल। ठीक है। क्या सभी लोगों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन समझ में आ गई है? अभी ऑल क्लियर? इसमें देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मारना। अब बिल्कुल पागल मत हो जाना कि सर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, सर ये कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है, सर ये आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, सर क्या होता है, मुझे तो कुछ नहीं पता। पागल नहीं होना है। अभी हम लोग पहली सीढ़ी चढ़ रहे हैं, दूसरी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जो मैं समझा रहा हूं अगर वो समझ में आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ अपने मुंह से वो आपके भेजे में जा रहा है कि हाँ सर आप सेंस कर रहे हो, तो ठीक है, इतना काफी। ठीक है, बाकी बहुत लंबा सफर है। अभी ऑल क्लियर सो फार? सभी बच्चे रिस्पॉन्ड करो। अभी ऑल क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं? ठीक है, क्लियर है। परफेक्ट। अब इसी के साथ हम लोग मूव करते हैं बेटा अपनी दूसरी डेफिनेशन। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन जो बी के अंदर दी गई है उसकी है, वो है बेल शब्द। किसकी है? बेल। ये देखो अब आप समझ गए होगे, इसे मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है? एक टिक लगा दो, इतनी। डबल टिक लगाने की जरूरत नहीं, एक टिक लगा दो। ठीक है। बेल का मतलब क्या होता है, ये काफी, जब भी हम लोग नया एडमिशन लेते हैं ना एलएलबी वगैरह में, कानून पढ़ने जब शुरू करते हैं, तो दिमाग में सवाल आता है ये बेल होता क्या है। मूवी वगैरह में तो बहुत देखा है, बट उसका लीगल मीनिंग क्या है। अब देखो क्या कहती है डेफिनेशन। बेल मीन्स, अब देखो, रिलीज ऑफ अ पर्सन। मतलब सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, बेल के अंदर हमेशा किसी ना किसी पर्सन का, पर्सन मतलब इंसान, व्यक्ति, कोई डॉग नहीं, कोई हॉर्स नहीं, कोई गधा नहीं, कोई उल्लू नहीं, कोई बंदर नहीं। कौन? पर्सन। पर्सन माने इंसान, आप जैसा या मेरे। ठीक है। तो हमेशा क्या हो रहा है, किसी पर्सन का रिलीज हो रहा है सबसे पहले, मतलब किसी पर्सन को आजाद किया जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, वो जो पर्सन है जिसको आजाद किया गया है वो या तो एक्यूज्ड है। अभी मैं मतलब बताऊंगा। एक्यूज का मतलब होता है आरोपी है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है किसी भी अपराध को करने। वो जो व्यक्ति है जिसको आजाद किया जा रहा है वो केवल इंसान नहीं है, वो एक ऐसा इंसान है जिसपे किसी अपराध को करने का आरोप लगा, तो वो एक्यूज था। या फिर जरूरी नहीं है एक्यूज, वो हो सकता है एक सस्पेक्टेड पर्सन। अब आप कहोगे कि सर ये एक्यूज्ड में और सस्पेक्टेड में क्या फर्क है? देखो, बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क लीगल है, प्रैक्टिकल नहीं।
जब भी किसी व्यक्ति पे शक होता है, केवल शक है, पर उसके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस शुरू नहीं किया गया, कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेक्टेड पर्सन। उसके ऊपर शक है पर अभी कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है उसकी। पर वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर शक भी है और उस शक के आधार पर उसके खिलाफ केस भी बन गया है, मतलब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है, एफआईआर वगैरह लिख गई, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? एक्यूज्ड बोलने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल फर्क नहीं है, लीगल। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है जिसको आजाद किया जा रहा है, वो या तो बेटा एक्यूज्ड है या फिर वो एक सस्पेक्टेड पर्सन है। किस चीज का सस्पेक्टेड पर्सन है? कि उसने कोई ना कोई अपराध किया, कोई ना कोई अपराध किया। ठीक है। अब अपराध का मतलब आप समझते हो, कोई भी ऐसा एक्ट करना, कोई भी ऐसा कृत्य करना जिसको कानून ने अपराध घोषित किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की बिना परमिशन लिए उसका सामान अपनी कस्टडी में ले लेना, ये कानून कहता है कि ये एक अपराध है, जिसे हम बोलते हैं थेफ्ट। या फिर कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति की जान ले देना बिना किसी वजह के, बिना किसी जस्टिफाइबल रीजन, अपराध माना जाता है, जिसको हम मर्डर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है इस पे या तो आरोप लगा है या ऐसा शक है कि उसने कोई भी अपराध किया। ठीक है। तो आजाद किया जा रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जो एक्यूज है या फिर वो सस्पेक्टेड है किसी अपराध को करने का। अब उसे आजाद कर कहां से रहे हैं? उसे आजाद कर रहे हैं कस्टडी ऑफ लॉ से, कानून के शिकंजे से उसको आजाद कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस बात की इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो तिहाड़ जेल में है या इलाहाबाद की कोई जेल में है या तमिलनाडु की किसी जेल में। इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं। व्हाट मैटर्स इज कि वो लॉ की कस्टडी में, मैं तो यहां तक कहूंगा कि उसका जेल में होना भी जरूरी है। अगर उसको पुलिस वाले ने भी अपने पास बिठा के रखा हुआ है, भले ही सलाखों के पीछे नहीं बैठा हुआ, तो वो लॉ की कस्टडी में है, और वहां से अगर उसको छोड़ रहे हैं और वो इनमें से किसी कैटेगरी में गिर रहा है, तो उसको हम बेल बोल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बेल तभी हो जब बंदा सलाखों के नीचे 2-4 दिन कुर्सियां बना चुका हो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। कस्टडी ऑफ लॉ मतलब कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को अगर अधीन कर लिया गया, चाहे कितने भी लिमिटेड पीरियड के लिए रहा हो, अगर उसको हम आजाद करेंगे तो उसे हम बेल बोल सकते हैं। ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब सुनो दूसरा, दूसरा पार्ट बड़ा अपॉन सर्टेन कंडीशन, ये बहुत है, कंडीशंस इसको हाईलाइट करना। अपॉन सर्टेन कंडीशंस imposed by an officer or court on execution by such person of a bond और बेल बॉन्ड। दो बातें आई हैं, एक बात आई है किसकी? कंडीशन की, और एक बात आई है बॉन्ड। ठीक है। इन दोनों बातों को समझ ले। देखो, जब भी किसी व्यक्ति को बेल दी जाती है, ठीक है, वो बेल हमेशा कुछ कंडीशंस के अधीन होती है। कंडीशंस का मतलब क्या है? कुछ शर्तों पर आधारित होती है। कुछ तो बेसिक बेसिक सी शर्तें होती हैं कि आप भागोगे नहीं, कि आप शहर छोड़ के नहीं जाओगे फॉर एग्जाम्पल, या देश छोड़ के नहीं जाओगे, या किसी भी गवाह को डराओगे धमकाओगे नहीं, या फिर दोबारा ऐसा किसी अपराध को इल्जाम नहीं दोगे जिसका आरोप लगाया आपके ऊपर। ये तो आपको हर बेल ऑर्डर के अंदर मिली जाएंगी कंडीशंस, और इसके अलावा और भी कई सारी हो सकती है। तो हमेशा जब भी किसी व्यक्ति को बेल पर छोड़ा जा रहा है, वो बेल हमेशा शर्तों पे आधारित होगी, मतलब उसके ऊपर कुछ कंडीशंस भी लगी होंगी। अब ये कंडीशन लगाता कौन है? अब ये कंडीशन हो सकता है या तो किसी ऑफिसर ने लिखा लगाई हो, और यहाँ पे ऑफिसर से मतलब है हमारा किसी पुलिस ऑफिसर ने लगाई। ठीक है। या फिर ये हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ ने लगाई। ठीक है। दोनों के पास कैपेबिलिटी है, जो भी बेल दे रहा है, जिसके पास भी अथॉरिटी है बेल देने की, देखो दोनों के पास अथॉरिटी होती है। डिपेंड करता है कि अपराध कितना सीरियस, जितना सीरियस अपराध होगा उतना ही चांसेस है कि कोर्ट ने बेल दी, जितना हल्का अपराध होगा उतना चांसेस है कि पुलिस ऑफिसर ने बेल। ठीक है। तो ऑफिसर या कोर्ट जो भी बेल दे रहा है, बेल को ग्रांट कर रहा है, उसके पास पावर है कि वो कंडीशंस इंपोज करे। एक तो ये बात हो गई कंडीशन। दूसरी बात होती है बॉन्ड वाली। अब ये बॉन्ड क्या है, बेल बॉन्ड क्या है? देखो, शब्दों के खेल में मत पड़ो, बेसिक सी बात, चाहे बॉन्ड कह लो चाहे बेल बॉन्ड कह लो,
केवल शर्तों से काम नहीं चलता बेटा, कई बार हमको कुछ गिरवी भी रखना, सिक्योरिटी के तौर। अब हमने बोल तो दिया कि सर हम नहीं भागेंगे, हमने बोल तो दिया कि सर हम शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, देश छोड़ के नहीं जाएंगे, गए तो आप कोई हरिश्चंद्र थोड़ी ना हो। क्या पता आप झूठ बोल रहे हो, भाग गए तो सिक्योरिटी भी चाहिए। और वो जो सिक्योरिटी के तौर पर हम कुछ भी लेते हैं उस व्यक्ति से, उसे हम बॉन्ड की कैटेगरी। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये एक अमाउंट ऑफ मनी भी हो सकता है, या फिर कुछ और डिवाइस हो सकती है जिसके माध्यम से, यहां तक कि LIC पॉलिसियां तक हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है जो सिक्योरिटी के तौर पर काम करे। तो जब भी आप बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो वहां पे एलिमेंट किस चीज का आएगा, सिक्योरिटी का आएगा। अपनी आजादी के बदले कुछ गिरवी रखने वाली चीज जब भी सेंस आएगा, तो वहां पे बॉन्ड वाली बात है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार मेरी तरफ देखो, एक एक्ट की तरफ मत देखो, केवल मेरी तरफ देखो। सबसे पहला, एक कोई व्यक्ति है, इंसान है, जिसको आजाद किया जाए। वो जो इंसान है जिसको आजाद किया जा रहा है, वो या तो एक्यूज है या सस्पेक्टेड है। किस चीज का एक्यूज है या फिर सस्पेक्टेड है, किसी अपराध का, किसी अपराध का। और उसे कहां से आजाद किया जा रहा है, लॉ की कस्टडी से आजाद किया जा रहा है। ठीक है, और आजाद करते वक्त क्या करा जा रहा है, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई जा रही है, जो एक कोर्ट का ऑफिस, या तो कोई ऑफिसर लगा रहा है या फिर कोर्ट ऑफ लॉ लगा रहा है जिसने भी बेल दी। और आखिरी में उससे उस बेल के बदले बॉन्ड भरवाया जा रहा है, सिक्योरिटी। ये टोटल 6 पॉइंट्स हैं, जब आप इनको एक साथ पढ़ोगे बेटा, तो ये मिलकर बेल की डेफिनेशन। ठीक है, आगे सभी बातों, सभी को समझ में आ गया ये डेफिनेशन? आर यू ऑल क्लियर सो फार? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे वाई टाइप कर दो, आर यू ऑल क्लियर? बेल समझ में आ गई? ठीक है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब फटाफट से चलते हैं अगली डेफिनेशन। अगली जो डेफिनेशन है बेटा, जो पॉइंट नंबर C के अंदर दी गई है, ये इसका टाइटल है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, यहां पर भी आप एक टिक लगा दो, सिंगल टिक लगा दो, डबल लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल लगा दो। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बेलेबल ऑफेंस। अब बेल का मतलब क्या होता है, हमने समझ लिया, आधी मेहनत तो हमारी हो गई है। अब बाकी की जो बची हुई आधी मेहनत है इस बेलेबल ऑफेंस को समझने की, वो कर लेते हैं। बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस which is shown, अब देखना, which is shown as bailable, which is shown as bailable in the first schedule, in the first schedule। तो अब ये फर्स्ट स्केड्यूल की कहानी क्या है, पहले इतना बता देते। देखो, अगर अभी मत करना इस चीज को, समय बर्बाद होगा, जब क्लास खत्म हो, जब क्लास खत्म हो जाए अपने BNSS का आप कंटेंट पेज खोलो और पीछे जाते जाना, पीछे जाते जाना। ठीक है, जब सारे वो आपके चैप्टर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, वहां पे देखना स्केड्यूल्स दिए होंगे आखिरी में। अब उसमें फर्स्ट स्केड्यूल जो हो, उसके आगे जो पेज नंबर लिखा हो उसे खोलना अपने बेयर। तो आपको एक टेबल सी दिखाई देगी, जिसमें एक जगह ऑफेंस का नाम लिखा होगा और उसके आगे बता रखा होगा कि वो ऑफेंस बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल। ठीक है, बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है। अभी मैं आपको समझा नहीं रहा हूं कि बेलेबल और नॉन बेलेबल का फर्क क्या है, अभी वो समझाऊंगा। पर अभी पता कैसे लगता है कि कोई भी ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, वो मैं आपको, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अपने स्टैट्यूट में फर्स्ट स्केड्यूल को खोलना है और उस टेबल के अंदर देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑफेंस, फॉर एग्जांपल थेफ्ट आप देख लो या मर्डर आप देख लो, वो उसके आगे बेलेबल लिखा है या नॉन बेलेबल लिखा है। अगर बेलेबल लिखा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक बेलेबल ऑफेंस, और इस डेफिनेशन के अंदर गिरेगा, ये जो C के अंदर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा ऑफेंस जिसको बेलेबल बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है, फर्स्ट स्केड्यूल के द्वारा। इतना समझ में आ गया? अब देखो आगे का पढ़ते हैं। और विच इज मेड बेलेबल, विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर, अदर फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब देखो, हम लोगों ने भले ही फर्स्ट स्केड्यूल बनाया है, बहुत लंबी चौड़ी टेबल भी बनाई है, पर फिर भी हम भगवान तो है नहीं कि हमने सारे अपराध जितने भी हो सकते हैं सारे इंक्लूड कर दिए होंगे उस टेबल में। ऐसा नहीं हो सकता। कई हो सकते हैं ऐसे अपराध हों जो किसी और कानून में लिखे हों,
तो अगर किसी और कानून में कोई अपराध लिखा है जो इस फर्स्ट शेड्यूल में नहीं मेंशन किया गया है, तो वो जो कानून बोलेगा, अगर वो जो कानून है उसे बेलेबल बता रहा है तो वो बेलेबल, और अगर वो जो कानून है उसे नॉन बेलेबल बता रहा है तो वो नॉन बेलेबल। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो जो भी अपराध फर्स्ट शेड्यूल में लिखे हुए हैं तो कोई बात ही नहीं है, कोई हेडेक ही नहीं है, सिंपली देख लो बेलेबल है या नॉन बेलेबल। और वो जो अपराध है जो छूट गए, जो किसी और कानून के अंदर लिखे हुए हैं, तो वो जो कानून बोलेगा उनको बेलेबल बोलेगा या नॉन बेलेबल बोलेगा, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आगे बात समझ में? तो ये बेटा यहां तक की डेफिनेशन हो गई किसकी? बेलेबल ऑफेंस। किसकी? कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या हो। अब ये जो एंड लिखा हुआ है इसके आगे एक दूसरी डेफिनेशन शुरू हो जाएगी, एक ही के अंदर, सी पॉइंट के अंदर दो डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन है बेटा नॉन बेलेबल, इसी का अपोजिट। और यहां पे क्या लिखा है? नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस। देखो कितनी प्यारी तरीके से डिफाइन किया गया। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है? वो सारे ऑफेंस जो बेलेबल नहीं। कितना बेहतरीन तरीका है। आपको पहले समझा दिया कि बेलेबल ऑफेंस का मतलब क्या है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब वो सारे ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल बताए गए, और जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में कवर नहीं हो रहे तो जिस भी कानून में लिखे हुए हैं वो जो कानून बोल रहा है। और जो बाकी के बच गए जिनके आगे बेलेबल नहीं लिखा है या जिनको बेलेबल नहीं बताया गया है, वो सारे अपने आप क्या हो जाएंगे? बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे? नॉन बेलेबल। क्या हो जाएंगे? नॉन बेलेबल। ये तो रही बेटा बात डेफिनेशन कि बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है। अब प्रैक्टिकल डिफरेंस देखो। अभी वैसे इसका इतना टाइम आया नहीं है, पर फिर भी आपके दिमाग में कि फर्क क्या है सर, फर्क क्या है बेलेबल ऑफेंस होने में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो केवल आपकी वो जो क्यूरोसिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए दो लाइनों में बता देता हूँ। देखो बेटा, बेलेबल ऑफेंसेस आमतौर पर हल्के अपराध होते हैं, छोटे मोटे वाले अपराध होते हैं, जैसे किसी को चांटा मार दिया, किसी के घूसा बजा दिया, किसी को गाली दे दी। ठीक है, वैसे नहीं करना चाहिए पर दे दी, गुस्सा आ जाती है। ठीक है। ऐसे जो ऑफेंसेस होते हैं इनको हम आमतौर पर बेलेबल कैटेगरी में डालते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि आपका इन अपराधों के अंदर बेल पाने का राइट होता है, मतलब आपके पास अधिकार होता है। जैसे मानो आपने कोई भी ऑफेंस किया छोटा मोटा जो बेलेबल कैटेगरी का है, पुलिस आपको पकड़ने आ गई, तो आपका ये अधिकार है कि आप पुलिस से बेल मांग सकते हो कि भाई मेरे को छोड़ो, मेरे पे कंडीशंस लगा दो जो लगानी है आपको, जो हमने बेल की डेफिनेशन में पढ़ी। मेरे से बॉन्ड ले लो जो बॉन्ड लेना है आपको, पर आप मेरे को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ले जा सकते। मेरा राइट है बेल। ठीक है। तो बेलेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? जहां पे किसी इंडिविजुअल पर्सन का राइट होता है, उस एक्यूज पर्सन का राइट होता है आजादी का। ठीक है। पर वहीं अगर उसे पलट दे नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल ऑफेंस आमतौर पर खतरनाक ऑफेंसेस होते हैं, जैसे मर्डर कर, रॉबरी कर, रेप कर दिया, ये जो सारे ऑफेंसेस हैं ये नॉन बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं। नॉन बेलेबल का मतलब बेटा ये नहीं है कि आपको अगर पकड़ लिया पुलिस ने फिर आपकी केस चलता रहेगा और आप अंदर ही सड़ते रहोगे, ऐसा नहीं। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है, पर मिल सकती है, मिलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं। मतलब इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, आपका अधिकार नहीं है बेल, कोर्ट डिसाइड करे। जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं जज साहब कह देते हैं बेल नहीं देंगे या फिर बेल देंगे। वो जो सारी सिचुएशन है कब आती हैं? जब नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि जब भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्योंकि आपका राइट नहीं है, तो कोर्ट का डिस्क्रेशन है, मतलब कोर्ट की चॉइस है कि आपको बेल देनी है या नहीं। ये प्रैक्टिकल डिफरेंस है, बाकी आगे और डिस्कशन होगा जब इससे रिलेटेड सेक्शन, ये जब हम बेल को पढ़ें। ठीक है, यहां तक की कहानी सभी लोगों को क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में सभी बच्चे व्हाइट है। अभी ऑल क्लियर सोफा? बेलेबल ऑफेंस सभी को समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में बिल्कुल व्हाइट टाइप कर दो सभी बच्चे। इसी के साथ बढ़ते हैं बेटा अगली डेफिनेशन पे जो बेल से ही जुड़ा हुआ है। अब देखो ये डी और ई, इन पे एक भी टिक मत लगाओ। ठीक है, आपको ना सिंगल टिक लगाना है ना डबल टिक लगाना है, ये एवरेज इंपॉर्टेंस के है। ठीक है, दोनों को ही केवल पढ़ लो, पढ़ने भर ही काफी है। और दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं डी को, जिसमें बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दी।
बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आ गया? विद श्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ये वाले, इस वाले शब्द पे ध्यान दीजिए, विद श्योरिटी। देखो, जब हम बेल बॉन्ड भरते हैं, मतलब जो हमसे ऑफिसर कहता है या कोर्ट कहता है कि आपको बेल बॉन्ड भरना पड़ेगा, मतलब बॉन्ड के आगे बेल शब्द लगा रहा है, तो वो ये कह रहा है कि आपको सिक्योरिटी के तौर पर केवल पैसा या कुछ ऐसी चीजें नहीं रखनी है, हमको श्योरिटी भी चाहिए। श्योरिटी मतलब एक दूसरा कोई इंसान पकड़ के लाओ जो आपके बिहाफ पे कोर्ट के सामने आके कहे कि ये भागेगा नहीं, या आपने जो कंडीशन लगाई है बेल के अंदर ये पूरी करे, जो आपकी जिम्मेदारी ले, अपनी गारंटी पे आपको छुड़वाए। ऐसा बंदा चाहिए हमें। ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं? श्योरिटी। तो जब भी बेल बॉन्ड लिखा हो, आप समझ जाना आपको श्योरिटी लेके जाना पड़ेगा, मतलब अपने साथ एक बंदा पकड़ के लेके जाना। अगर बंदा पकड़ के नहीं लेके जाओगे तो आपको आपकी गारंटी पे नहीं छोड़। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग ई के अंदर पढ़ते हैं, अगर केवल बॉन्ड लिखा हुआ है, तो ये बॉन्ड का मतलब होता है पर्सनल और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, मतलब जहां पर आपको केवल आपकी गारंटी पे छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर केवल बॉन्ड लिखा हुआ है और मैं कोर्ट से कहूं, कोर्ट साहब, जज साहब, मेरे पास भरोसा कर, मैं नहीं भागूंगा कहीं, मैं एक इज्जतदार आदमी हूं, मेरा घर ये है, पता ये है, आप देखो मेरे बच्चे यहाँ स्कूल में जाते हैं, मेरी वाइफ यहाँ नौकरी करती है, मैं कहीं भाग के नहीं जाऊंगा, और कोर्ट कहे चलो ठीक है आपको छोड़ दे रहा है। ये क्या है? बॉन्ड की कहानी है। यहाँ पे मुझे किसी तीसरे व्यक्ति को, मतलब श्योरिटी को पकड़ के लेके जाने की जरूरत नहीं। तो बेल बॉन्ड और बॉन्ड में जो एसेंशियल डिफरेंस है, एज पर दीज डेफिनेशंस डी एंड ई, वो किस बात का है? श्योरिटी। श्योरिटी चाहिए ही चाहिए जब बेल बॉन्ड हो, श्योरिटी की जरूरत नहीं है जब बॉन्ड। इतनी सी बात दिमाग में रख। क्लियर है? इससे ज्यादा इसमें भेजा मारने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद बढ़ते हैं बेटा अगली डेफिनेशन, एफ, जिसमें चार्ज की डेफिनेशन दी गई है। किसकी दी गई है? चार्ज की डेफिनेशन। अब सुनना, चार्ज इंपॉर्टेंट है समझना, आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी ध्यान से दिमाग खोल के सुनना मैं क्या कहूं। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज। हेड ऑफ चार्ज, इसको अंडरलाइन कर लो, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तसल्ली रखो। ठीक है, बस इतनी ही खत्म हो गई एक ही लाइन की डेफिनेशन। देखो क्या होता है चार्ज, पहले मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखो, जब भी बेटा कोई भी क्रिमिनल प्रक्रिया शुरू होती है ना, उसकी कई सारी स्टेजेस होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, काफी लंबी प्रक्रिया है। तो उस स्टेज में एक चार्ज फ्रेम करने की स्टेज होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। वो कब आती है मैं आपको बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे ऊपर या मेरे खिलाफ किसी ने जाके थाने में शिकायत लिखवा दी कि मैंने जो है किसी व्यक्ति की आज चोरी की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा दी उसने। तो सबसे पहली स्टेज क्या हो गई? एफआईआर की स्टेज। ठीक है, अब हो सकता है कि उस एफआईआर के रिस्पॉन्स में वो पुलिस वाला आए, मुझको अरेस्ट कर ले। ठीक है, अरेस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, कोई जरूरी नहीं है। एफआईआर लिखने के बाद जो चीज जरूरी है वो क्या है? इन्वेस्टिगेशन होगी। पुलिस वाले क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मैंने असल में चोरी की भी है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया चलेगी। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगी पुलिस, तो पुलिस क्या करेगी? चार्ज शीट बनाएगी। अगर पुलिस को लगता है कि मैं अपराधी हूं, तो वो क्या बनाएगी? चार्ज शीट बनाएगी। यहां पे चार्ज की बात नहीं हो रही, चार्ज शीट बोल रहा हूं, पूरा शब्द सुनो। क्या बनाएगी? चार्ज शीट बनाएगी। अब ये मामला जो है कहाँ जाएगा? कोर्ट के पास जाएगा, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगा। मजिस्ट्रेट साहब के पास वो चार्ज शीट भी जाएगी, ठीक है, जो पुलिस ने बनाई। अब मजिस्ट्रेट साहब जो जज हैं वो पढ़ेंगे उसको, चार्जशीट को। अगर उन्हें चार्जशीट देख के भरोसा लग रहा है कि मैं ही चोर हूं, या हो सकता है कि मैंने अपराध किया हो, तो क्या करेंगे? उस अपराध का कॉग्निजेंस ले लेंगे। कॉग्निजेंस ले लेंगे मतलब मेरे खिलाफ केस शुरू कर देंगे, क्रिमिनल केस शुरू हो जाएगा मेरे खिलाफ। और जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ली,
मतलब जैसे ही मेरे खिलाफ क्रिमिनल केस शुरू हुआ, तो जो सबसे पहला काम, जो सबसे पहली तारीख पड़ेगी कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने, वो किसके लिए होगी? इसी चार्ज को फ्रेम करने के लिए होगी। इसका मतलब क्या है? उस दिन जज साहब ये डिसाइड करेंगे कि मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई चलेगी, मतलब मेरे खिलाफ ये जो क्रिमिनल केस चलेगा, वो कौन कौन से अपराधों के लिए चलेगा। केवल थेफ्ट के लिए चलेगा, या फिर हो सकता है थेफ्ट करते करते मैंने किसी में दो चांटे भी बजा दिए हैं, तो उस हर्ट के लिए या ग्रीवियस हर्ट के लिए भी चलेगा। ये जो डिसाइड किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं चार्ज फ्रेमिंग। अब ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल एक अपराध का ही चार्ज लगे। अगर एक अपराध का चार्ज लगेगा तो एक ही लाइन है, सिंगल चार्ज है, सिंगल, उसी को हम चार्ज बोलेंगे। और हो सकता है, जैसा होता भी है ज्यादातर, कि एक के व्यक्ति के खिलाफ कई सारे अलग अलग अपराधों के चार्ज लगे। जैसे मेरे ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगा दें और दूसरा मारपीट का लगा दें, तो एक से ज्यादा चार्ज हो गए। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो यही कह रही है कि चार्ज का मतलब ये भी हो सकता है कि एक ही चार्ज हो, सिंगल चार्ज हो। केवल थेफ्ट हो तो उसे भी चार्ज बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा है तो हर एक चार्ज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चार्ज है। जैसे पहली लाइन पढ़ी जिसमें लिखा हुआ है कि हो सकता है मैंने थेफ्ट किया हो, वो भी चार्ज है। फिर जब हमने दूसरी लाइन पढ़ी कि मैंने मारपीट भी की है, हो सकता है, वो एक दूसरा एक इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो जब चार्ज फ्रेमिंग होती है तो हर एक चार्ज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, और मुझे हर एक चार्ज के खिलाफ अपनी सफाई देनी पड़ेगी, अपना डिफेंस देना। जब तक मैं डिफेंस नहीं दूंगा, मेरे ऊपर चार्ज लगा रहेगा, और मेरे ऊपर चार्ज लगा रहा तो फिर मेरी टिकट कट जाएगी, कहाँ की? मेरे ससुराल की, मतलब जेल की। ठीक है, आगे बस समझ में। तो चार्ज अगर सिंगल है तो वो चार्ज है, एक से ज्यादा है तो हर एक जो हेड है, हर एक जो लाइन है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, यह तो भाषा में बसने वाली कोई चीज नहीं है, कहानी को याद रखने वाली सारी बात। अब यू ऑल क्लियर सो फार? एक बार मुझे बता दो, एफ तक डेफिनेशन सभी लोगों को क्लियर है? अब यू ऑल क्लियर? चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो बेटा। चलो बहुत बढ़िया है। हमारे पास 15 मिनट और बचे हैं, तो फटाफट से और डेफिनेशन आपको करा देता हूँ, बढ़िया बढ़िया। अब जो बेटा अगली डेफिनेशन है, जो हम पॉइंट नंबर जी के अंदर पढ़ते हैं, जिसका नाम है, टाइटल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूं तो यहाँ पे दो टिक लगा। दो टिक का मतलब क्या है? इट इज वेरी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और बहुत आसान। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट कह दी है तो कठिन ही हो। इनफैक्ट रियलिटी है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें आसान। ठीक है, चल जी पॉइंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है ये। Cognizable offense means an offense for which, and cognizable case means a case in which। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस जी पॉइंट के अंदर एक शब्द की डेफिनेशन नहीं बता रहे, दो शब्दों की डेफिनेशन बता रहे, दो एक्सप्रेशंस की डेफिनेशन बता रहे। किस किस की? एक तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या है, वो भी हमको जी के अंदर सीखने को मिलेगा। और दूसरा हो गया कॉग्निजेबल केस का मतलब। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, काफी जुड़ी हुई हैं, पर दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों की डेफिनेशन प्रोवाइड की है एक से। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच। अब सुनो, अ पुलिस ऑफिसर मे को हाईलाइट कर लो, मे, इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट स्केड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। ये पूरा हाईलाइट कर लो एक साथ, क्योंकि इसमें पूरा जो जिस्ट है ना, ये तीन शब्दों में, अरेस्ट विदाउट वारंट, विदाउट वारंट। ठीक है, देखो, अभी हम लोग इससे पहले समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल। तो जितने भी अपराध हैं उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा, कि कौन सा बेलेबल होगा, कौन सा नॉन बेलेबल होगा। और में फर्क क्या था? मैंने बताया था, बेलेबल ऑफेंस वो है जहां पे आपका राइट है बिल पाने का, नॉन बेलेबल ऑफेंस वो है जहां पे आपका राइट नहीं है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ये जो दूसरा डिस्टिंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जी के अंदर, वो पढ़ रहे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर दूसरी तरीके से बोले, कॉग्निजेबल केस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस।
ये भी एक अलग तरीका है ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में। ठीक है। यहां पर कहानी क्या है, किस आधार पर हमने बांटा है ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में। यहां पे आधार ये है कि वो जो सारे अपराध हैं जिनका आपके ऊपर आरोप लगा है, जिनके अंदर पुलिस ऑफिसर को ये अधिकार है, सुनना ध्यान से, कि वो सीधे आके आपको अरेस्ट कर सकता है। आपको, उस पुलिस ऑफिसर को पहले कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं और कोर्ट से वारंट इशू कराने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपके ऊपर आरोप लगा, आपके खिलाफ एफआईआर हुई, आपके खिलाफ शिकायत आई, वो सीधे गाड़ी लेकर आपके घर आ सकता है और आपको अरेस्ट करके लेके जा सकता है। ये जो अपराध हैं जहां पे बिना वारंट के पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, इन सारे अपराधों को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉग्निजेबल। या फिर उस केस को हम क्या बोलेंगे? कॉग्निजेबल केस। ये आमतौर पर सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। जितना सीरियस ऑफेंस होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि वो कॉग्निजेबल कैटेगरी का होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मर्डर। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आगे आएगी वो डेफिनेशन, पर मैं यहीं पे बता दे रहा हूं आप लोगों को। दूसरी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस। वहां पे कहानी उल्टी होती है। ये बेटा वो अपराध हैं जिनकी शिकायत मिलने पर पुलिस वाले के पास ये अधिकार नहीं है कि वो सीधे आके आपको अरेस्ट कर। अगर पुलिस वाला आपको अरेस्ट करना चाहता है तो उसे पहले कोर्ट के पास जाना पड़ेगा और कोर्ट से दरखास्त करनी पड़ेगी कि वो मेरे खिलाफ वारंट जारी करे। वारंट का यहां पे मतलब है एक कानूनी ऑर्डर जिसमें आधिकारिकता दी जा रही है पुलिस वाले को आपको अरेस्ट करने की। और अगर कोर्ट वारंट इशू करता है केवल तब उस वारंट के बिहाफ पर ही वो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर पाएगा, बिना वारंट के नहीं कर पाएगा। ऐसे सारे ऑफेंसेस को जो आमतौर पर हल्के ऑफेंसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल। नॉन लगा दो बस आगे, नॉन कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल। क्लियर? आगे बात समझ में? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस होने में या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने में, कॉग्निजेबल केस होने में या नॉन कॉग्निजेबल केस होने में फर्क बस इतना सा है कि क्या पुलिस वाला उस अपराध के लिए मुझे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो वो एक कॉग्निजेबल केस है, और अगर नहीं कर सकता है तो वो एक नॉन कॉग्निजेबल केस। ठीक है। अब कहोगे सर अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल है, कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल है? भाई अपना स्टैट्यूट खोलो, शेड्यूल के अंदर जाओ, उसी टेबल को खोलो। वही टेबल आपको ये भी बताएगी कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, और वो ये भी बताएगी कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल। पर एक बात मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। बेलेबल होना और नॉन कॉग्निजेबल होना या फिर नॉन बेलेबल होना, कॉग्निजेबल होना, एक बात नहीं होती है। ये जो डिस्टिंक्शन है ये अलग अलग है, इनका अलग अलग पर्पस। बेलेबल नॉन बेलेबल का अलग पर्पस है, वहां पे हमारा लेना देना बेल के अधिकार से। कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल अलग सीन है, वहां पे पुलिस ऑफिसर का क्या अधिकार है उससे लेना देना। इन दोनों को आपस में खिचड़ी नहीं बनाना है। ठीक है? क्लियर है क्या? सभी को समझ में आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या फर्क होता है? आर यू ऑल क्लियर सो फार? चलो ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा अगली डेफिनेशन पे। अगली डेफिनेशन अगेन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो यहां पे भी आप एक टिक नहीं बेटा, दो टिक लगाओ। ठीक है? कितने टिक लगाओगे? दो टिक लगाओ। ये है बेटा एच के अंदर कंप्लेंट की डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन? कंप्लेंट की डेफिनेशन। ठीक है। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन। इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है? जो भी मैं हाईलाइट करूं अगर मैं बोलूं भी नहीं ना तो आप अपने आप हाईलाइट कर लेना। सबसे पहली बात क्या है? कंप्लेंट क्या है? एक एलिगेशन। और एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप। आरोप लगाते हैं ना हम किसी पे, तूने चोरी की है, तूने हत्या की है, तूने रेप किया है।
ये सब क्या है? एलिगेशंस। ठीक है। तो कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट एक एलिगेशन है। अब सुनना, ठीक है? शीतल आएंगे उस चीज में, पहले कंप्लेंट की डेफिनेशन को समझते हैं, ठीक है? आराम से चर्चा कर लेंगे इस चीज की। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, एलिगेशन माने आरोप। अब सुनना, मेड ओरली और इन राइटिंग। मेड ओरली और इन राइटिंग मतलब वो जो एलिगेशन है, वो जो आरोप है, वो मौखिक रूप से भी हो सकता है, लिखित रूप में भी हो सकता है। ठीक है? मौखिक रूप से भी होगा तो भी कंप्लेंट कहेंगे, लिखित रूप से होगा तो भी कंप्लेंट कहेंगे। ठीक है? तो कंप्लेंट क्या है? एक एलिगेशन जो मौखिक भी हो सकती है या फिर लिखित में भी हो सकती है। मैं कागज में लिख के दे रहा हूं कि इसने मेरे यहाँ चोरी की है, या मैं बोल रहा हूं कि इसने मेरे यहाँ चोरी की है, दोनों ही एलिगेशन है और दोनों ही कंप्लेंट बनने में सक्षम है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो एलिगेशन है, जो ओरल है या फिर राइटिंग में है, ये जा किसके पास रही है बेटा? ये जा रही है मजिस्ट्रेट के पास। किसके पास जा रही है? एक मजिस्ट्रेट के पास। और केवल मजिस्ट्रेट के पास जाना काफी नहीं है, ये भी समझना आप इस बात को, कई बार बच्चे मिस कर देते हैं। केवल किसी एलिगेशन का ओरल या रिटन मजिस्ट्रेट के पास जाना कंप्लेंट नहीं बना देता उसको। मजिस्ट्रेट के पास तो जाए ही जाए, पर मजिस्ट्रेट के पास भेजने का जो पर्पस हो, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने उस चीज को मजिस्ट्रेट के पास भेजा है, वो ये होना चाहिए कि आप चाहते हो कि कानून के अंदर, ये जो हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, हम जो ये संहिता पढ़ रहे हैं, इसके अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके ऊपर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। क्या लिया जाए? एक्शन लिया जाए। तो इसको टेकिंग एक्शन को भी आप हाईलाइट कर लें। तो कंप्लेंट क्या है बेटा? कंप्लेंट एक आरोप जो मौखिक रूप से या लिखित रूप से पहुंचाया जा रहा है, किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। क्यों पहुंचाया जा रहा है? जिससे मजिस्ट्रेट साहब इस संहिता के अंदर कोई एक्शन ले। ठीक है? और अब वो जो एलिगेशन आपने लगाई, उसमें आप क्या लिखोगे? क्या होगा आपकी कंप्लेंट में? आप लिखोगे कि कोई व्यक्ति, आप सुनना, ये व्यक्ति, व्यक्ति की कोई व्यक्ति है। अब ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू, गेंडा, ये नहीं हो सकता, व्यक्ति होना चाहिए। कि कुत्ता आपके घर से रोटी चुरा के भाग गया, आप मजिस्ट्रेट के सामने भेजोगे, अगर ऐसे एलिगेशन को भेज सकते हो, क्योंकि नहीं पता आपकी मानसिक हालत क्या है, पर वो कंप्लेंट नहीं कहलाई। तो व्यक्ति, आप क्या कह रहे हो अपनी एलिगेशन में? कि कोई व्यक्ति है, और हो सकता है उस व्यक्ति को आप जानते हो सकता है ना जानते, फर्क नहीं। जानते हो तो भी बढ़िया, ना जानते हो तो भी बढ़िया, दोनों सिचुएशन में कंप्लेंट हो जाएगी। ठीक है? कि कोई व्यक्ति है जिसे आप या तो जानते हो या नहीं जानते हो, उसने कोई अपराध किया। उसने क्या किया है? कोई अपराध किया है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो भी आरोप लगा रहे हैं ना किसी भी व्यक्ति, वो आरोप किसी अपराध के संबंध में होने चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं मजिस्ट्रेट साहब को बैठ के चिट्ठी लिख रहा हूं, और चिट्ठी क्या लिख रहा हूं? कि मेरा जो पड़ोसी है ना, मेरे से बहुत जलता है, मेरे से बहुत जलता है, मेरी बुराइयां करता है अपनी वाइफ से, कुछ करो साहब। तो क्या करेंगे मजिस्ट्रेट साहब? कुछ करेंगे? अगर वो कुछ करेंगे तो वो मेरे ही खिलाफ करेंगे, शायद मेरे में ही डंडे बजवा दें। क्यों? क्योंकि मैंने जो आरोप लगाए वो भले ही किसी व्यक्ति के खिलाफ है, मेरा पड़ोसी भी इंसान है, पर वो किसी अपराध को जन्म नहीं दे रहे। किसी से जलना, किसी की बुराई करना आर नॉट ऑफेंसेस, वो अपराध नहीं है, तो वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं करेंगे। पर वहीं अगर मैं अपने पड़ोसी के खिलाफ आरोप ये लगा रहा होता कि मेरे पड़ोसी ने मेरे घर चोरी की या मेरे से मारपीट की, तो यही कंप्लेंट बन जाती, क्योंकि ये एक ऑफेंस के बाद। तो हमेशा याद रखिए कि आप ये जो एलिगेशंस पहुंचा रहे हो ओरल फॉर्म में या रिटन फॉर्म में मजिस्ट्रेट साहब के पास, जिससे मजिस्ट्रेट साहब कोई एक्शन ले, वो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हो और उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो। वो जो एलिगेशन है वो किसी अपराध की ओर इशारा कर। ये है बेटा कंप्लेंट की डेफिनेशन। अब आते हैं कि क्या कंप्लेंट नहीं है। ये जो आप बट के बाद देख रहे हो ना, ये बताएगा कि क्या कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट नहीं है क्या? पुलिस रिपोर्ट। अब ये पुलिस रिपोर्ट क्या होती है आप समझ।
आपको याद है अभी मैं कहानी सुना रहा था कि क्या क्या स्टेजेस होती हैं, चार्ज तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एफआईआर होगी, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्ज शीट बनाएगी पुलिस, जो जज के पास जाएगी, मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएगी, यही बताया था। वो जो चार्ज शीट है ना, उसका ऑफिशियल नाम पुलिस रिपोर्ट। मतलब जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी एफआईआर के ऊपर और उसके रिजल्ट्स को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है, उसे हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट कभी भी कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं गिरती है, क्योंकि वो तो एक प्रक्रिया का पार्ट है ना। अब मानो कोई पुलिस वाला है, जैसे मानो मैं सब इंस्पेक्टर हूं, मैंने किसी केस में इन्वेस्टिगेशन की, और उस इन्वेस्टिगेशन की मैंने एक पुलिस रिपोर्ट बनाई जिसको हम चार्जशीट बोलते हैं, मैंने उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजी। तो ये थोड़ी ना माना जाएगा कि मैंने मजिस्ट्रेट साहब से कंप्लेंट की है। मैं कोई कंप्लेनेंट थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ भाई, सब इंस्पेक्टर होने के नाते। कंप्लेंट तो वो होती कि मैं कोई आम इंसान रहा होता और मैंने कोई चिट्ठी लिखी होती मजिस्ट्रेट साहब को कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो कंप्लेंट। समझ रहे हो? तो जब भी कोई पुलिस वाला अपनी पुलिस रिपोर्ट भेजता है मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वो भले ही किसी ऑफेंस के बारे में होती है जिसमें लिखा होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, फिर भी वो जो पुलिस रिपोर्ट है कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं। आगे बात समझ में? यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आ जानी चाहिए। तो कभी भी अगर एमसीक्यू से सामना हो जाए कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट होती है या नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब बेटा जरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट। अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर, अब सुनना, ध्यान से सुनना, खुद समझ जाओ। अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant. अब सुनो, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान सी चीज कही जा रही है। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको बोला कि कोई भी पुलिस रिपोर्ट जो पुलिस वाला मजिस्ट्रेट साहब के पास भेजता है, वो कंप्लेंट नहीं होती। यही तो बोला, और वो बात हम लोग समझ भी गए थे। पर फिर हमारा दिमाग खराब करने कौन आ गया? ये एक्सप्लेनेशन। और ये एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि अगर मान लो जो पुलिस रिपोर्ट बनाई है पुलिस वाले ने, जिसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजा जा रहा है, वो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते थे, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं ऊपर। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एक ऐसा केस जिसके अंदर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो अगर कोई भी पुलिस रिपोर्ट पुलिस वाले के द्वारा बनाई जाती है, पर वो पुलिस रिपोर्ट पूरी तरीके से केवल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में, उसमें कोई भी एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, सारे के सारे नॉन कॉग्निजेबल है, और अगर एक ही है तो वो नॉन कॉग्निजेबल, तो वो जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में गिरेगी। और वो जो पुलिस वाला है वो कंप्लेनेंट कहलाए। वो जो असली व्यक्ति है, जिसने शायद कभी एफआईआर वगैरह लिखवाई होगी या शिकायत की होगी पुलिस को, वो कंप्लेनेंट नहीं कहलाएगा। कौन कंप्लेनेंट कहलाएगा? पुलिस वाला, जो पुलिस रिपोर्ट। ये है बेटा एक्सप्लेनेशन। यहां से एमसीक्यू बनता ही बनता है, तो इस बात को दिमाग में बिठा। अब मैं आपको कंप्लेन की डेफिनेशन पूरी एक साथ पढ़ा और उसके ये तीनों पार्ट समझा रहा हूं, तो एक बार ध्यान से सुन। ठीक है, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, आखिरी बार बता रहा हूं। सारे दिमाग के बादल हटा के ध्यान से मेरी तरफ देखते हुए उसको सुन, बहुत ध्यान से। देखो, सबसे पहली बात, कंप्लेंट क्या है? एक एलिगेशन है। एलिगेशन मतलब क्या? आरोप, जो ओरल भी हो सकता है या फिर राइटिंग में भी हो सकता है, जो हमेशा किसी मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, जिसका पर्पस होगा कि मजिस्ट्रेट साहब इस संहिता के अंदर कोई एक्शन ले। और उस एलिगेशन के अंदर हमने लिखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसे हम जानते हैं या फिर नहीं जानते, उसने कोई अपराध किया है। अगर आपको बेसिक केवल डेफिनेशन समझनी है ना कंप्लेंट की, तो केवल ये 5 पॉइंट याद रखें, केवल ये 5। अब इनके अलावा दो इंडिपेंडेंट पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट कहता है कि पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट नहीं होती है। दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेनेशन से निकल के आता है, वो कहता है कि अगर पुलिस रिपोर्ट एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है,
तो वो कंप्लेंट की डेफिनेशन में गिरेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग दोनों पॉइंट्स को साथ में मिला के समझने की कोशिश करें, अगर कोई पुलिस रिपोर्ट है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर कोई पुलिस रिपोर्ट है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है बेटा, तो वो पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट की डेफिनेशन में नहीं गिरेगी। और अगर कोई पुलिस रिपोर्ट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में है, तो वही पुलिस रिपोर्ट कंप्लेंट की डेफिनेशन में गिर जाएगी। इस तरीके से यार। ठीक है, अभी ऑल क्लियर? एक बार बता दो मेरे को चैट बॉक्स में। करेक्ट, हम लोगों ने 10 बजे पे फिनिश किया है। अभी ऑल क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, आशीष अभी अपना सवाल पूछ लेना, शीतल आप भी अपना सवाल पूछ लेना। क्लियर? चलो ठीक है, मैं इसको रिकॉर्डिंग तो करता हूँ।